नमस्कार बच्चों। आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कविता से शीर्षक से है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, अर्थात आपने पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है। इस पंक्ति के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है? तो हमें क्या समझ आता है, हम इसमें से किसे सही मानेंगे कि चांद की जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मेरे अनुसार चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। और लड़की भी हमें इस पंक्ति के माध्यम से यही बताना चाहती है कि पूरे आकाश को चांद ने पहना हुआ है। संपूर्ण आकाश उसके चारों ओर है और ऐसा लगता है कि ये पूरा आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर तारे या सितारे जड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। जैसे यहाँ पर हमें इन्होंने दिन दिए हैं, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के दिन और प्रथमा से अष्टमी के बीच के दिन। तो ये दिन कब होते हैं? तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो चांद होता है वो पूरी तरह से गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है, चांद थोड़ा तिरछा नजर आता है क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और गोल होना शुरू हो जाता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है कि अमावस्या के बाद जब एकदम चांद जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो वो बहुत पतला सा नजर आता है। तो प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद कैसा होता है? बहुत पतला नजर आता है। तो कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, यानी जब चांद जो है वो गोल होने वाला होता है। क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 2-3 दिन या 1-2 दिन का समय और है। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। अब ये बिंब क्या है? बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल को अलग अलग करके लिखा गया है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कवि हमें कोई कविता हमारे लिए लिखते हैं तो वो कुछ ऐसी उनकी इमेजिनेशन होती है जो वो दुनिया के आगे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी इस कविता में कवि ने जो शब्द प्रयोग किया है बिल्कुल, उस बिल्कुल पर जो बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है उसका मतलब क्या है? बिल्कुल गोल, यानी उसमें पॉइंट का भी जो है वो डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम कंपास से सर्कल बनाते हैं और वो बिल्कुल गोल होता है, कहीं से आड़ा तिरछा नहीं होता, बिल्कुल गोल होता है। तो वैसे ही चांद जो है वो पूर्णिमा के दिन कैसा हो जाता है? बिल्कुल गोल। तो इसलिए कवि ने बिल्कुल जो है इसको अलग अलग इसके वर्णों को लिखा है। ये क्या है? ये एक तरीके से बिंब है, ये वो तस्वीर है जो कवि हमारे सामने रखना चाहता है। तो हमें कविता में से ऐसे और शब्द ढूंढने हैं जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे गोल, गोल पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है, गोल का जो बिंब है वो हमारे सामने रखा गया है। बिल्कुल, तिरछे, बढ़ते, यानी तिरछे नज़र आते हो, तिरछे नजर आते हो क्योंकि कहा गया है कि चांद गोल है लेकिन फिर भी तिरछे नजर आते हैं। बढ़ते हैं क्योंकि बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार आप घटते शब्द भी ले सकते हो। तो कविता में ज़रूरी नहीं कि आप केवल इन्हीं शब्दों को लें, आप अपने अनुसार और शब्दों को ले सकते हैं जिनके वर्णों को आप अलग अलग लिख सकें। अगला जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना शीर्षक से है। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों में सबसे ज्यादा चिढ़ेगा?
चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो हमें चांद से काल्पनिक बातें करनी है, अनुमान लगाना है, और हमें ये देखना है कि चांद जो है हम उससे इमेजिनरी ऐसा कुछ कहेंगे जिससे कि वो चिढ़ जाए, और चिढ़ जाने के बाद वो हमारे उस डायलॉग का, हमारे उस सेंटेंस का क्या रिप्लाई करेगा वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद हम उसका जवाब लिखेंगे। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो ये वह संभवतः निम्नलिखित बातों से चिढ़ जाएगा। हमने इस कविता के आधार पर ही कुछ पंक्तियां चुनी हैं जिसके आधार पर हमें लगता है कि जो चांद है वो चिढ़ जाएगा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। चांद चिढ़ सकता है क्योंकि चांद को पता है कि वो गोल है और दुनिया को पता है कि चांद जो होता है वो गोल होता है। लेकिन जब हम उसे कहेंगे कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं तो वो चिढ़ जाएगा, और वो इसके जवाब में क्या कह सकता है? मैं तिरछा नहीं हूं, तिरछी तो तुम्हारी नजर है। अगर हम उसे कहें आपको तो घटने और बढ़ने की बीमारी है, जैसा कि लड़की ने इस कविता में कहा, तो चांद क्या जवाब देगा? मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में ही कोई बीमारी है, या तुम्हारी आंखों में ही कोई कमी है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे अंदर बीमारी नजर आती है। फिर लड़की ने जब ये कहा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, तो चांद कहेगा मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी तो नजर ही खराब है। और जब चांद के लिए कहा गया गोल मटोल, यानी गोल मटोल, तो वो कहेगा हाँ मैं गोल मटोल हूं, पर मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं, मैं गोल मटोल गोरा चिट्टा हूं। तो इस प्रकार चांद का स्वभाव अगर चिढ़ जाने का हो तो वो इस प्रकार से उत्तर देगा, और जरूरी नहीं कि आप यही उत्तर लिखें क्योंकि ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सूरज से गप्पे लगाए जाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। यहाँ पर हम सूरज के साथ क्या गप्पे लड़ा सकते हैं? पेड़ के साथ, बिजली के खंभे के साथ, सड़क के साथ, पेट्रोल पंप के साथ। गद्य या पद्य, गद्य क्या है? हम डायरेक्ट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो डायलॉग्स भी हो सकते हैं, तो उसे हम गद्य की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट मीन्स पैसेज फॉर्म में। और पद्य, पद्य इट मीन्स पोइट्री फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सूरज से गप्पे लड़ा रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप मेरे डायलॉग लिखोगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करता है। सूरज से गप्पे लड़ाने का, पेड़ से गप्पे लड़ाने का, बिजली के खंभे से गप्पे लड़ाने का, सड़क से गप्पे लड़ाने का, और पेट्रोल पंप से गप्पे लड़ाने का। तो सूरज से गप्पे लड़ाते हुए हम क्या कह सकते हैं? लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीरकर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, इतना क्रोध क्यों करते हो? इस क्रोध से पूरी धरती जलती है। ये हमारी गप्पे हो गई सूरज से। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार पेड़ से गप्पे लड़ाते हुए हम क्या कह सकते हैं? कितने सुंदर लगते हो, सबको छाया देते हो, सब और हरियाली करते हो, सबका भला तुम करते हो, इतना सब कुछ देते हो, ये सब कहाँ से लाते हो? ये हो गई हमारी पेड़ से गप्पे। अगर हम सड़क के साथ गप्पे लड़ाएं तो क्या होगा? ओ सड़क रानी, तुम कहाँ से आती हो और कहाँ चली जाती हो? मुड़ मुड़ कर घूम फिर कर कहाँ चली जाती हो? रुकती नहीं हो, थकती नहीं हो, किस अनंत यात्रा तक तुम चली जाती हो? उसके बाद अगर हम पेट्रोल पंप से गप्पे लड़ाएं तो हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? उसके बाद अगर हम बिजली के खंभे से गप्पे लड़ाएं, हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों के इतने जाले, तुम क्यों इतने लंबे खड़े हो? करंट खूब तुम मारते हो, तुम्हारे बिना तो जीवन मुश्किल, तुम ही एकमात्र सहारे हो। क्योंकि जैसे आप गर्मी में देखते हैं कि बिजली के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, गर्मी में अगर पंखा ना चले तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो उसी प्रकार बिजली के खंभे से आप किसी भी प्रकार से कोई भी गप्पे लड़ा सकते हैं। अगला जो शीर्षक है वो है भाषा की बात, यानी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो भाषा की बात के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर है चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। चांदनी रात जो है उसमें चांदनी क्या है? विशेषण है, और क्योंकि रात की विशेषता बताई जा रही है तो रात क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। यानी चांदनी में जो मूल शब्द है वो क्या है? चांद। इसमें
कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय जुड़ने से ये क्या बन गया? चांदनी। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। यहाँ पर हमें कुछ दिए गए हैं उदाहरण: गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो आप गुलाबी फूल भी कह सकते हो, मखमली बिस्तर भी कह सकते हो, कीमती आभूषण कह सकते हो, कीमती वस्त्र कह सकते हो, ठंडी रात कह सकते हो, ठंडा पानी कह सकते हो, जंगली फूल, जंगली जानवर, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी लड़की। आप कोई भी जो संज्ञा शब्द है वो बदल सकते हैं विशेषण के आगे। यहाँ पर जो बुक में एग्जाम्पल है वही मैंने दिए हैं। तो यहाँ पर इन सभी विशेषणों में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है। और यहाँ का इसका मूल शब्द, इसमें संज्ञा क्या है चांदनी में? चांद। और सॉरी, जब हमने कहा था चांदनी जो है इसका संज्ञा क्या थी? चांद। जब हमने कहा गुलाबी पगड़ी तो उसमें संज्ञा क्या है? पगड़ी, क्योंकि गुलाबी क्या है? विशेषण। मखमली घास में संज्ञा घास। कीमती गहने में संज्ञा क्या है? गहने। ठंडी रात में संज्ञा क्या है? रात। और जंगली फूल में संज्ञा क्या है? फूल। और कश्मीरी भाषा में संज्ञा क्या है? भाषा। तो आप यहाँ पर संज्ञा कुछ भी लिख सकते हैं इन विशेषणों के अनुसार। अगला प्रश्न है गोल मटोल और गोरा चिट्टा, जैसे कि ये दो शब्द हैं जो प्रयोग किए गए थे कविता के अंतर्गत। तो कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ होता है सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। चिट्टा क्या होता है? गोरा चिट्टा या गोरे रंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, सफ़ेद के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मटोल जो है वो हमने ऐसे ही लगा दिया है। मटोल का कोई अर्थ नहीं होता। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो जिनका हम और उनका वाक्य प्रयोग करो। जैसे हम लोग चाय वाय, खाना वाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें पहले शब्द का तो कोई अर्थ होता है लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम उन दोनों को साथ में प्रयोग करते हैं जिन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। तो ऐसे युग्म शब्द हमें प्रयोग करने, जैसे गोल मटोल और गोरा चिट्टा इस कविता में प्रयोग किए गए हैं। दुबला पतला, दुबला पतला, यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर है। टेढ़ा मेढ़ा, राकेश ने एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया। दाना पानी, बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। रोजमर्रा, यह भाग दौड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई है। तो आप यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं। अगला है बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिल्कुल पर कवि ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है, तो इसमें इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब हो जाना, यानी बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, बिल्कुल ही दिखते नहीं हो, और एक बिल्कुल गोल हो जाते हो, यानी बिल्कुल एक एग्जैक्ट सर्कल होता है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। तो यहाँ पर जैसे बिल्कुल के दो अर्थ हैं, हमें ऐसे शब्दों से वाक्य बनाने हैं जिनके दो दो अर्थ हों। जैसे कल, कल क्या है? मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। तो ये कल किसके लिए प्रयोग हो रहा है? येस्टरडे के लिए, यानी जो दिन बीत चुका है। यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। कल कारखाने, ये हम कारखानों के लिए प्रयोग करते हैं, कल कारखाने। तो ये यहाँ के सभी कल कारखाने जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो एक कल हो गया कारखानों के लिए। फिर है पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है, एक पानी जो होता है जो हम पीते हैं। दूसरा, राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया, यानी शर्म के मारे पानी पानी हो जाना, यानी उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती उसने महसूस की। तो यहाँ पर पानी पानी का अर्थ ये हो गया। एक कनक होता है सोना और एक कनक होता है गेहूँ। तो कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं, या कनक को खाने से वह पागल हो गया। तो ऐसे ही आपको अलग अलग शब्द ढूंढने हैं जिनके दो अर्थ होते हैं और उनसे आप वाक्य बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं शब्दों को लो, आप किसी और शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। ऐसे शब्द आपने बहुत पढ़े हैं, बट कभी आपने इन पर गौर किया कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है? कविता के जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जो ये ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, ये वो शब्द हैं जो दो पंक्तियों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम अगर वाक्य बनाएंगे तो हमें ये शब्द जो है भली भांति समझ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ताकि, गौतम पढ़ रहा है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। अब ये दो वाक्य हैं, गौतम पढ़ रहा है और परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? ताकि ने। तुम बाजार से सामान ले आओ ताकि हम जल्दी से सारा काम खत्म कर लें।
तो इस प्रकार ताकि का प्रयोग हमने देखा। अब हम देखते हैं जबकि। रमेश ने महेश की मदद की जबकि दोनों में बातचीत बंद थी। वह हिंदी की अध्यापिका है जबकि उनकी बहन गणित की अध्यापिका है। तो यहाँ पर जबकि के हमने दो वाक्य देखे जिससे हम जबकि के प्रयोग को समझ गए। उसके बाद है चूंकि। चूंकि आज मैं बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। चूंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपने चूंकि का प्रयोग देखा। उसके बाद अगला है हालांकि। हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम में लाए जाते हैं। अगला है गप, गपशप, गप्पबाजी। ये आपने तीन शब्द सुने। क्या इन तीन शब्दों के अर्थ में अंतर है? क्या तुम्हें पता है इनके क्या अर्थ हैं? क्योंकि हम गप, गपशप, गपबाजी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या होते हैं, इनके सार्थक अर्थ, इनके सार्थक जो है वो अर्थ क्या हैं। गप, बिना काम की बात, यानी बिना काम की बात है उसे हम क्या कहते हैं? गप। या हल्की फुल्की बात जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? गप। गपशप, इधर उधर की बातचीत, हम इधर उधर की बातचीत करने लग जाते हैं अपने समय को काटने के लिए, अपने समय को व्यतीत करने के लिए। गप्पबाजी, गप्पबाजी क्या होती है? कुछ झूठी, कुछ सच्ची या बिना मतलब की बातें बनाना, व्यर्थ की बातों में समय बिताना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? गप्पबाजी के अंतर्गत। तो आज आपने इन तीनों शब्दों को जाना, गप, गपशप और गप्पबाजी, तीनों में अंतर है। अगला है कुछ करने को। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, उसके आधार पर अगले प्रश्न हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। जो ये पहला पैराग्राफ है ये इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कैलेंडर बनता है उसमें क्या होता है कि चंद्रमा की गति के अनुसार से 12 महीनों में विभाजित किया जाता है। हमारा कैलेंडर 30 दिनों का एक महीना होता है जिसमें 15 दिन पूर्णिमा वाले होते हैं शुक्ल पक्ष के, और 15 दिन अमावस्या वाले होते हैं कृष्ण पक्ष के। उसके बाद 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण में क्या होता है? मौसम का तापमान बढ़ता है, और दक्षिणायन में जो है वो मौसम का तापमान घटता है। और जो हमारे 12 महीने होते हैं, जो हम कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखते हैं, वो हमारे हिंदू कैलेंडर में क्या होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये हमारे हिंदू रीति के जो कैलेंडर होते हैं उसमें हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है? अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो किसके अनुसार चलता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के अनुसार। और ये जो था, ये वाला जो कैलेंडर होता है वो चलता है चंद्रमा के अनुसार। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिग्रहण पर आधारित नहीं होती। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया जाता है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के होते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी हैं 28 दिन के, बाकी सब 31। यानी अप्रैल, नवंबर, जून और सितंबर ये कितने होते हैं? 30 दिनों के, और फरवरी जो है वो 28 दिनों का होता है, और बाकी जितने भी महीने बचे वो 31 दिन के होते हैं। और हम अंग्रेजी कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 2 कैलेंडर दिए गए हैं, एक 2063 का कैलेंडर है और एक 2006 का कैलेंडर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन हम
जिस एक कैलेंडर के आदी हो जाते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063 और सन 2006। जो संवत 2063 है वो चंद्रमा के अनुसार होगा और सन 2006 जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होगा। तो ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंद्रमा के परिभ्रमण के अनुसार कौन सा कैलेंडर है? 2063 का। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से संवत 2063 वाले कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए दोनों कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो। दोनों कैलेंडरों में अंतर क्या है? पहले कैलेंडर में संवत 2063 के मार्गशीर्ष महीने की तिथि को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे कैलेंडर में सन 2006 के नवंबर और दिसंबर महीने की तारीखें लिखी हुई हैं। पहले कैलेंडर में महीने को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में बांटा गया है, जबकि दूसरे महीने में ऐसा नहीं है। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात होती है वो कौन से कैलेंडर में होती है? वो चंद्रमा के अनुसार वाले कैलेंडर में होती है, और जो अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं उसमें इसका वर्णन नहीं होता, और इसीलिए 2006 के कैलेंडर में उसे नहीं दर्शाया गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में का क्या अर्थ है? तो कृष्ण पक्ष का क्या अर्थ होगा? महीने का वह पक्ष यानी वह 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होते हैं। यानी पूर्णिमा वाले दिन चांद कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है, और वो घटते 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 अमावस्या वाले दिन तक बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये क्या हो गया? कृष्ण पक्ष, जब चांद घटना शुरू होता है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस्या वाला दिन, जिस दिन चांद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अमावस्या के अगले दिन से क्या होता है? चांद बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है? पूर्णिमा के दिन तक बिल्कुल गोल हो जाता है। तो जो ये वाला पक्ष है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो पक्ष है, वो किसके अंतर्गत आता है? शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों के ये अर्थ हैं। तो बच्चों, आज हमने चांद से थोड़ी सी गप्पे के अभ्यास प्रश्न किए, और आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।